प्रत्यक्षण के गेसाल्टवादी सिद्धांत का आलोचनात्मक व्याख्या करना है हमें। और ये अक्सर क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा और ख़ास करके जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप साइकोलॉजी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो। क्योंकि कई बार विकृति वगैरह से या डिसऑर्डर्ड या फिर एंजाइटी वगैरह से कई सारी चीज़ें होती हैं जिनका छोटी छोटी सूक्ष्म चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है अगर हमें किसी व्यक्ति का या फिर किसी मरीज़ का साइकोलॉजी के जरिए इलाज कर रहे हैं तो आइए और देखते हैं गेसाल्टवादी सिद्धांत। गेसाल्ट उपागम या सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक का एक प्रमुख स्कूल गेसाल्ट मनोवैज्ञानिक, जिसमें वर्दाइमर, कोहलर, कोफका आदि का नाम प्रमुख है, द्वारा किया गया। और इस गेसाल्ट उपागम की जो व्याख्या है, जो गेसाल्ट सिद्धांत है, इसकी व्याख्या 4 भागों में बांट कर की जाती है, जिसमें पहला भाग है आकृति पृष्ठभूमि सिद्धांत यानी फिगर ग्राउंड परसेप्शन। उसके बाद दूसरा है प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन का नियम, प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद समाकृति का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। चौथा है क्षेत्र बल यानी फील्ड फोर्सेज। और इसकी व्याख्या जो है वो लगातार करेंगे और जैसे जैसे आते जाएगा वैसे वैसे हम फिगर को देखते जाएंगे और हमें सारी चीज़ें समझ में आती जाएगी। आकृति पृष्ठभूमि प्रत्यक्षण। गेसाल्ट सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु का प्रत्यक्षण अलग अलग रूप में न करके संपूर्ण रूप से करता है। इस संपूर्ण प्रत्यक्षण का एक अपना विशेष गुण होता है जो वस्तु के भिन्न भिन्न हिस्सों के प्रत्यक्षण के विशेष गुण से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के चेहरे को देखता है तो उसके आँख, नाक, कान, मुंह, होठ, नाक आदि के अलग अलग नहीं देखता। इतना ही नहीं, चेहरा यानी संपूर्ण प्रत्यक्षण का अपना एक विशेष गुण है जो चेहरे के किसी भी हिस्से के गुण से भिन्न होता है। जब व्यक्ति किसी वस्तु विशेष का प्रत्यक्षण करता है तो उसे वस्तु विशेष का कुछ भाग अत्यंत स्पष्ट दिखाई देता है, उसे आकृति, तथा जो भाग कम स्पष्ट दिखाई देता है उसे पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड कहा जाता है। इस सिद्धांत के प्रत्यक्षण को आकृति पृष्ठभूमि प्रत्यक्षण कहा जाता है। गेसाल्टवादियों ने आकृति तथा पृष्ठभूमि में एक दूसरे को स्पष्ट विभेद इस तरह से किया है। आकृति के बारे में जानते हैं और पृष्ठभूमि के बारे में। आकृति एक निश्चित आकार होता है जबकि पृष्ठभूमि आकारहीन होता है। यदि आकार भी होता है तो उसमें कोई आकृति नहीं बनती। पृष्ठभूमि हमेशा आकृति के पीछे होता है, जैसे ये मैं और पीछे का जो है ना बैकग्राउंड या फिर बोले दीवार, ये क्या है, हमारा पृष्ठभूमि। इसके आकार निश्चित आकार लिए हुए पृष्ठभूमि पर उभरी हुई दिखाई पड़ती है। पृष्ठभूमि आकृति का आकार निश्चित होने के कारण वह अधिक प्रभावपूर्ण तथा स्मरणीय होता है, परंतु पृष्ठभूमि चूँकि अस्पष्ट है तथा अनिश्चित आकार का होता है तो वह प्रभावहीन होता है, अतः उसका विस्मरण भी जल्दी हो जाता है। दूसरा है प्रत्यक्षणात्मक संगठन का नियम, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन का नियम। गेसाल्टवादियों का मत है कि प्रत्यक्षण में एक तरह का संगठन पाया जाता है। जब भी व्यक्ति किसी वस्तु का प्रत्यक्षण करता है उसे एक खास पैटर्न के रूप में संगठित करता है। जब व्यक्ति उद्दीपकों को पैटर्न के रूप में संगठित देखता है तो इसका गुण उन गुणों से भिन्न होता है जो उसके आगे या हिस्सों के विश्लेषण के बाद प्राप्त होता है। प्रत्यक्षणात्मक संगठन 2 तरह के नियमों द्वारा प्रतिपादित होता है, परिधीय नियम तथा केंद्रीय नियम। परिधीय नियम उन नियमों को रखा जाता है जो उद्दीपक से संबंधित हुए, जैसे उद्दीपक में सन्निकटता, समानता, निरंतरता, अच्छी आकृति, रिक्ति आदि ऐसे गुण होते हैं जिनसे प्रत्यक्षण में संगठन उत्पन्न होता है। संगठन के कुछ नियम भी होते हैं जिनमें सबसे पहले सन्निकटता का नियम यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी और नियरनेस। प्रत्यक्षणात्मक संगठन के इस नियम के अनुसार जो उद्दीपक एक दूसरे के उद्दीपक के स्थान से नज़दीक होते हैं उन्हें व्यक्ति आपस में संगठित प्रत्यक्षण करता है। उन्हें एक स्पष्ट
आकृति के रूप में दिखाई देता है। दूसरा है एक रूपता या समानता का नियम। तीसरा है सामंजस्य या सम्मति का नियम, यानी एक दूसरे के जैसा, जैसे ये हाथ है, ये क्या है, सममित। उसके बाद अच्छी निरंतरता, यानी संगठन में एक अच्छी निरंतरता होती है। इस नियम के अनुसार जिन उद्दीपकों या उद्दीपकों के अंशों में एक ही दिशा में जाने की निरंतरता पाई जाती है उन्हें व्यक्ति समूह या संगठित प्रत्याक्षण करता है। उसके बाद चौथा है, पांचवा है सामान्य गति का नियम। छठा है बंदी का नियम। बंदी में क्या है, ये सारे एक दूसरे से बंधित होते हैं। इस नियम के अनुसार व्यक्ति उद्दीपक के रिक्त स्थानों को अपनी अपनी ओर से भरकर उसे संगठित पैटर्न के रूप में देखता है। इस नियम में सक्रियता के कारण व्यक्ति उद्दीपक का एक संपूर्ण रूप को, न कि उसके विरिक्त रूप का प्रत्याक्षण करता है, यानी कोई भी है उसके संपूर्ण रूप को प्रत्याक्षण करता है, जैसे कि आपको आकृति में दिखाई दे रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सम आकृतिता का नियम। गेस्टाल्टवादियों द्वारा प्रतिपादित समाकीर्तिता का नियम एक महत्वपूर्ण नियम है। समाकीर्तिता का नियम यह बतलाता है कि व्यक्ति जिस घटना या वस्तु का प्रत्याक्षण करता है उससे मस्तिष्क में संबंधित क्षेत्र में भी कुछ परिवर्तन होता है। इन दोनों के बीच, अर्थात घटना या वस्तु जिसका प्रत्याक्षण किया जा रहा है तथा मस्तिष्क में हुए परिवर्तन के बीच एक सीधा एवं स्पष्ट संबंध पाया जाता है। इस व्याख्या से स्पष्ट है कि प्रत्याक्षण के दो पहलू होते हैं, एक प्रत्याक्षण क्षेत्र तथा दूसरा मस्तिष्क क्षेत्र। समाकीर्ति का नियम यह बतलाता है कि इन दोनों के बीच एक सीधा संबंध होता है। वुडवर्थ ने इन दोनों क्षेत्रों के बीच संबंध को देश तथा उसके नक्शे से संबंध के साथ तुलना किया है। जिस तरह किसी देश का क्षेत्र उसी देश के नक्शे के क्षेत्र में सीधा संबंध होता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक क्षेत्र तथा मस्तिष्क क्षेत्र में सीधा संबंध होता है। अब मान उदाहरण के लिए, जैसे ताकि आपको समझ में आ जाए, एक उदाहरण देख लेते हैं हम। यदि अंधेरे में यदि दो बल्ब को एक खास समय के अंतराल पर बारी बारी से जलाया जाए, देखने व्यक्ति को यह महसूस होता है कि बल्ब निश्चित दिशा में घूम रहा है। इसका स्पष्ट ज्ञान हमें उस समय होता है जब किसी उत्सव के मौके पर घर या सिनेमा घरों में विभिन्न प्रकार के बल्बों को सजाया जाता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे बल्ब दिशा से दूसरी दिशा में घूम रहा है। वोदाइमर ने इस सफाई घटना की संज्ञा दी है। वोदाइमर, जिन्हें गेस्टाल्ट स्कूल का जनक कहा जाता है, का विचार था कि हमारे प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक क्षेत्र में दो बल्ब एक निश्चित दिशा में घूमते नजर आते हैं, तो ठीक उसी ढंग से उद्दीपक से संबंधित में मस्तिष्क में भी दो क्षेत्र होते हैं जो एक दूसरे को ठीक उसी प्रकार प्रभावित करते हैं, जैसे बल्ब की रोशनी दूसरे बल्ब की रोशनी को। समाकीर्तिता का सिद्धांत उनके मस्तिष्क एक तरह के गतिशील क्षेत्र होता है। अच्छा, अब चौथा है क्षेत्र बल। इसके बाद हम इसका आलोचनात्मक भी व्याख्या करेंगे। तो आलोचनात्मक व्याख्या के लिए भी आप तैयार हैं। सबसे पहले तो गेस्टाल्ट वाला हम जान लेते हैं, उसके बाद क्षेत्रबल में क्या है। चौथा है क्षेत्रबल है। गेस्टाल्टवादियों की दृष्टि में दो प्रकार के बलों की कल्पना की है, जिनकी कार्रवाई की दृष्टि में क्षेत्रफल का कुछ भाग आकृति के रूप में तथा कुछ बाकी भाग पृष्ठभूमि के रूप में दिखलाई देता है। ये दोनों बल हैं सामंजस्य बल तथा अवरोधक बल। दृष्टि के क्षेत्र में उद्दीपकों के स्वरूप के फलस्वरूप इन दोनों तरह के बलों की उत्पत्ति होती है। ऐसे अनेक उद्दीपकों में से कुछ उद्दीपक के एक दूसरे के समान होते हैं तथा कुछ उद्दीपक एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। सभी समान उद्दीपक एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और उनसे मिल जाने की प्रवृत्ति होती है। इसी तरह की प्रवृत्ति को संयोजन बल कहा जाता है। इस तरह के संयोजन बल का काम समान उद्दीपकों का आपस में मिलाना होता है, ताकि उद्दीपक अधिक से अधिक रूप से स्पष्ट रूप से देखा जा सके। जब तक हम किसी वस्तु का प्रत्याक्षण करते हैं तो उस वस्तु के कुछ भाग आकृति के रूप में इसी सामंजस्य बल के कारण हमें दिखलाई देता है। अब आइए सबसे पहले इसके साथ ही साथ आलोचनात्मक व्याख्या कर लें सबसे अंत में। हम सभी जानते हैं गेस्टाल्ट का है ना जो सिद्धांत है, ये हर जगह बहुत सारे जगहों पे चलता है। फिर भी कुछ मनोवैज्ञानिकों ने गेस्टाल्ट के सिद्धांत में भी कुछ खामियां निकाले और उन खामियों को हम आलोचनात्मक व्याख्या के रूप में जानते हैं। तो आइए अब जानते हैं। पहला है, यद्यपि गेस्टाल्टवादियों ने अपने तथ्य में समर्थन का प्रयोग किया है, फिर भी उनके अधिकतर प्रयोग ऐसे हैं जिनमें
मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रणाली विधि से संबंधित अनेक त्रुटियां पाई गई है, जिसके परिणामस्वरूप उनके प्रयोगों में प्राप्त निष्कर्ष काफ़ी विश्वसनीय तथा निर्भर योग्य नहीं है। दूसरा है, गेस्टाल्टवादियों ने प्रशिक्षण में सीखने का महत्व को स्वीकार नहीं किया। इस तथ्य की आलोचना अनेक मनोवैज्ञानिकों ने की है। इन आलोचकों का मत है कि प्रशिक्षण की प्रक्रिया सीखने या पूर्व अनुभूति के अनुभव में भी सही नहीं होगी और हमेशा अधूरी ही रहेगी। तीसरा है, आलोचकों का मत है कि गेस्टाल्टवादियों की समाकीर्यता का सिद्धांत मात्र एक दैहिक पूर्व कल्पना है। इन लोगों का कहना है कि निश्चित ही एक महत्वपूर्ण व्याख्या है, परंतु इसके सबूत परोक्ष हैं। इस सिद्धांत पर पूर्ण रूपेण निर्भर रहना संभव नहीं है। चौथा है, गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रतिपादित संगठनात्मक नियम द्वारा प्रशिक्षण का वर्णन होता है, परंतु उसकी व्याख्या नहीं होती। हम यह समझ पाते हैं कि किस तरह से संगठन उत्पन्न हो रहा है, परंतु यह नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा संगठन क्यों उत्पन्न हो रहा है। गेस्टाल्ट सिद्धांत का तर्क है कि उद्दीपक के गुण विशेषताओं के कारण प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन उत्पन्न होते हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन से स्पष्ट हुआ है, 5वां नंबर, कि प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन सिर्फ उद्दीपक के उन गुणों या विशेषताओं पर आधारित नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति द्वारा उन गुणों की प्रदत्त व्याख्या पर भी आधारित होता है। उदाहरणस्वरूप रॉक तथा ब्रेसगोल ने अपने अध्ययन में पाया कि समानता का निर्णय पर स्पष्ट आकार एवं स्थिरता की सूचना का प्रभाव पड़ता है। छठा है, कर्नेडी ने अपने अध्ययन के आधार पर बतलाया है कि संकेत का प्रभाव आकृति पृष्ठभूमि प्रशिक्षण पर काफ़ी गहरा पड़ता है। कैनेडी के अनुसार जब संकेत का प्रभाव आकृति पृष्ठभूमि प्रशिक्षण पर इतना जोरदार पड़ता है तो स्पष्टतः इस तरह के प्रशिक्षण को मौलिक तथा जन्मजात नहीं माना जा सकता है। और यह था गेस्टाल्ट का सिद्धांत और गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत और उसका आलोचनात्मक व्याख्या।